जरा सोचो, एक दिन तुम समुद्र के बीचों बीच सफर कर रहे हो और अचानक तुम्हारी नजर पड़ती है एक ऐसे जहाज पर जो पिछले 100 सालों से लहरों में भटक रहा है, बिल्कुल अकेला, रहस्यमय और सोने से लदा हुआ। कहानी की शुरुआत होती है साल 1962 से। इटली ओशियन सागर की लहरों पर तैर रहा था एक भव्य क्रूज शिप MS एंटोनिया ग्रेजिया। उस रात शिप के डांस हॉल में रौनक लगी हुई थी। हर तरफ हंसी खुशी, संगीत और नृत्य का माहौल। लोग अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। लेकिन तभी कैमरा एक रहस्यमयी हाथ पर रुकता है। वह हाथ धीरे धीरे एक लीवर खींचता है और अगले ही पल हवा को चीरती हुई एक स्टील वायर पूरे डांस हॉल फ्लोर से गुजर जाती है। पल भर में हंसी खुशी का माहौल चीखों में बदल जाता है। सारे यात्री वहीं ढेर हो जाते हैं। लेकिन इस हत्याकांड में एक छोटी बच्ची केटी बच जाती है। उसकी ऊंचाई कम होने की वजह से वायर उसके ऊपर से निकल जाता है। वह भय से कांपती हुई जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और फिर उस रात के बाद इस जहाज का कोई नामो निशान नहीं मिलता। 40 साल बाद अब समय आता है 2002 का। समुद्र में एक सालबेज क्रू काम कर रही होती है। इनके कप्तान का नाम है शॉन मर्फी, एक शख्स लेकिन समझदार लीडर। उनकी टीम किसी टूटे फूटे जहाज को किनारे तक खींच कर लाती है और इस कामयाबी का जश्न मनाने लगती है। उसी दौरान इनके सामने आता है एक रहस्यमयी शख्स, जैक फेरीमन। वह खुद को एक बेदर पायलट बताता है। जैक कहता है कि उसे समुद्र के बीचों बीच एक पुराने जहाज के बारे में जानकारी है, वही एंटोनिया ग्रेजिया जो 40 साल पहले अचानक गायब हो गया था। जैक के अनुसार उस जहाज में बहुमूल्य खजाना छिपा है। लालच और रोमांच दोनों ही चीजें सुनकर टीम मान जाती है और वे सब उसके साथ उस दिशा में निकल पड़ते हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद जब वे उस जगह पहुँचते हैं तो पहले तो सबको निराशा होती है। वहाँ कोई जहाज नजर नहीं आता। लेकिन तभी समुद्र की धुंध के बीच से एक विशाल परछाई सामने आती है और जैसे ही वह करीब आता है सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह वही जहाज था, एंटोनिया ग्रेजिया। पूरा का पूरा शिप बिल्कुल वैसे ही जैसे 40 साल पहले था। लेकिन समय की मार और वीरानी उसमें साफ झलक रही थी। मर्फी और उनकी टीम जहाज पर चढ़ते हैं। जहाज सुनसान था लेकिन वातावरण भारी और डरावना। चारों तरफ अजीब सी आवाजें गूंज रही थी। टीम आवाज का पीछा करते हुए एक पुराने क्लॉक तक पहुँचती है। उसका पेंडुलम अब भी हिल रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छेड़ा हो। लेकिन जैसे ही वे करीब जाते हैं वह अचानक रुक जाता है। इतने में पास रखी मेज पर पड़े स्क्रिपल अपने आप बदलने लगते हैं और शब्द उभरते हैं, वेलकम। सबके होश उड़ जाते हैं। आगे बढ़ते हुए अचानक फ्लोर टूट जाता है और टीम का एक सदस्य नीचे गिरने लगता है। उसी समय मरीन उसका हाथ पकड़ लेती है और खींचने लगती है। लेकिन जैसे ही वह झुकती है उसकी नजर सामने जाती है। वह देखती है एक छोटी बच्ची, वही केटी जिसकी चीखें 1962 में जहाज में गूंजी थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि 40 साल बीत जाने के बावजूद उसकी उम्र जरा भी बढ़ी नहीं थी। यह समझते देर नहीं लगती कि यह किसी इंसान की नहीं बल्कि एक आत्मा की झलक है। मरीन उसे घूरती रह जाती है लेकिन अगले ही पल बच्ची गायब हो जाती है, मानो वह कभी वहाँ थी ही नहीं। घबराई हुई मरीन अपने साथी को ऊपर खींच लेती है। सब लोग अब और भी सतर्क हो जाते हैं। जैसे जैसे वो जहाज में आगे बढ़ते हैं उन्हें ऐसे सुराग मिलते हैं जो साफ बताते हैं कि यह जहाज सिर्फ लोहा और लकड़ी का ढांचा नहीं बल्कि किसी भयानक रहस्य का कैद खाना है। टीम जब जहाज की तलाशी ले रही होती है तो उन्हें एक चीज बहुत चौंकाती है। एक केबिन में उन्हें एक आधुनिक कलाई घड़ी मिलती है। मरीन हैरान होकर कहती है 1960 के दौर में तो ऐसी वॉच बनाई ही नहीं जाती थी। कप्तान शॉन मर्फी गहरी सोच में डूबकर जवाब देता है, तो इसका मतलब शायद हमसे पहले भी कोई यहाँ आ चुका है। जहाज के मैनुअल दस्तावेज उठाकर सब अपने स्टीमर पर लौट आते हैं। अगली सुबह उन्हें एक गंभीर सच पता चलता है। जहाज में एक बहुत बड़ा छेद है और धीरे धीरे पानी अंदर भर रहा है। अगर इसे रोका ना गया तो जहाज हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में समा जाएगा। इसीलिए वे तय करते हैं कि अगले 3 दिनों में इस छेद की मरम्मत करेंगे और फिर जहाज को बाहर निकालेंगे। सारी टीम अपने अपने काम में लग जाती है। इसी बीच मारीन अकेले जहाज के उस हिस्से में जाती है जहाँ कभी स्विमिंग पूल हुआ करता था। लेकिन वहाँ का नजारा उसे हिला देता है। पूल की दीवारों पर गोलियों के निशान बने हुए थे। वह जैसे ही पूल से बाहर आने लगती है उसकी नजर अचानक ऊपर जाती है। वही बच्ची, वही मासूम चेहरा केटी। घबराकर मरीन का पैर फिसल जाता है और वह धीरे से पूल में गिर पड़ती है। उसका सिर जोर से नीचे टकराता है और खून बहने लगता है। लेकिन हैरत की बात ये थी कि पानी खून को अपने अंदर सोख रहा था, मानो उसे पी रहा हो। मरीन ऊपर देखती है जहाँ कुछ पल पहले बच्ची खड़ी थी, लेकिन अब वहाँ जैक खड़ा था। जैक उसे ऊपर खींच लेता है। दोनों के निकलने के बाद कैमरा फिर
पुल पर लौटता है और देखा जाता है कि पूरा पुल अब खून से भर चुका है। मरीन और जैक आगे बढ़ते हैं और एक भारी दरवाजा खोलते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है तेज धार वाला पानी बाहर निकलने लगता है और उन्हें अंदर खींच लेता है। दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो जाता है। अब उनके पास एक ही रास्ता था, आगे बढ़ना। कुछ देर बाद वे एक बड़े केबिन में पहुंचते हैं। वहां रखे थे 9 विशाल लकड़ी के बक्से। बाकी साथी भी आ जाते हैं और सब मिलकर बक्से खोलते हैं और अंदर जो दिखता है वह सबको हैरान कर देता है। हर बक्से में रखा था सोने की ईंटों का ढेर। कुल 9 बक्से और हर बक्से में 28 सोने की बार यानी खजाने का एक समंदर। सारे लोग रोमांच और लालच में डूब जाते हैं। वे तय करते हैं कि जहाज को छोड़ो, सोना लेकर ही निकल जाते हैं। सोने को उठाकर सब अपने स्टीमर में ले जाते हैं, लेकिन उनकी खुशियाँ ज्यादा देर तक नहीं टिकती। स्टीमर के अंदर गैस सिलेंडर का नॉब अपने आप घूमता है और जहाज के पूरे माहौल में गैस फैलने लगती है। उसी वक्त मरीन को फिर से केटी की आत्मा दिखाई देती है। लड़की घबराई हुई उसकी तरफ दौड़ती है जैसे उसे आगाह करना चाह रही हो, लेकिन अचानक कोई अदृश्य ताकत केटी को धक्का दे देती है और वह गिर जाती है। तभी टीम का एक साथी इंजन ऑन कर देता है और अगले ही पल भयानक धमाका होता है। स्टीमर आग के गोले में बदल जाता है और उसमें मौजूद साथी जिंदा जल जाते हैं। अब मरीन के मन में एक ही सवाल है, ये बच्ची कौन है? वह क्यों बार बार सामने आ रही है? सच्चाई जानने के लिए मरीन जहाज की पैसेंजर डेटा देखती है। वहीं उसे नाम मिलता है केटी हार्वुड। मरीन उसके कमरे तक पहुंचती है। कमरे के भीतर उसे दिखाई देता है केटी का ढांचा। अब उसे साफ समझ में आ जाता है अब तक जो भी लड़की उसे दिख रही थी वह असल में उसी केटी की आत्मा थी जो इस जहाज में कैद होकर रह गई है। दूसरी ओर सान मर्फी कैप्टन के रूम में बैठा होता है। अचानक उसके सामने प्रकट होती है इस जहाज के पुराने कप्तान की आत्मा। वह मर्फी को शराब का गिलास पकड़ाता है और कहता है, पी लो, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद वह पुरानी तस्वीर निकालता है। उस तस्वीर में एक और जहाज दिखाई देता है जिस पर लिखा है लोरेली। कप्तान बताता है कि कई साल पहले 1962 में हमने इसी जहाज को रेस्क्यू किया था और वही कहानी आज फिर से दोहराई जा रही है। कप्तान की आत्मा जब सान मर्फी से बात कर रही होती है तो वह उसे एक और पुरानी फोटो दिखाती है। जैसे ही सान मर्फी उस तस्वीर पर नजर डालता है उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि इस रहस्य की जड़ बहुत गहरी है। इधर मारीन जहाज के एक कोने में बैठी है। उसके सामने बैठी है वही छोटी बच्ची केटी की आत्मा। इस बार आत्मा साफ शब्दों में सच बताती है, इस जहाज में सिर्फ मेरा ही नहीं अनगिनत लोगों का अंत हुआ था। उनकी आत्माएं यहाँ फंसी हुई हैं और ये सब इसीलिए क्योंकि कोई है जिसे इन आत्माओं की जरूरत है। जब तक उसका मकसद पूरा नहीं होगा हम सब यहाँ कैद रहेंगे। हमें मुक्ति तभी मिलेगी जब उसका खेल खत्म होगा। मरीन उसकी बात सुनकर सहम जाती है। इसी बीच टीम का एक और साथी उस हाल में पहुँचता है जहाँ कभी भव्य पार्टी हुआ करती थी। अचानक उसके सामने का नजारा बदल जाता है। संगीत, रोशनी, डांस सब कुछ वैसे ही जैसे 1962 की उस रात को था। स्टेज पर वही सिंगर खड़ी थी जिसकी आवाज पर यात्री झूम रहे थे, लेकिन ये सब एक भरम था, एक जाल। उस साथी को बहलाकर फंसाया जाता है और अगले ही पल उसकी जान ले ली जाती है। अब तक 2 लोग मौत के शिकार हो चुके हैं। दूसरी ओर टीम के 2 और सदस्य एक शानदार डाइनिंग टेबल पर पहुंचते हैं। महक इतनी लुभावनी कि वे रोक ही नहीं पाए, लेकिन जैसे ही पहला कौर उनके मुंह में जाता है हकीकत सामने आती है। थालियों में खाना नहीं बल्कि सड़े गले कीड़े रेंग रहे थे। दोनों घृणा और डर से उल्टी कर देते हैं। अब कैमरा फिर सान मर्फी पर लौटता है। उसे धीरे धीरे सच्चाई समझ में आने लगती है और वह जहाज से जल्द निकलना चाहता है। वह मरीन को ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने प्रकट होता है उसका वही साथी जो ब्लास्ट में मारा गया था। असल में यह उसका भूत था जो लगातार मर्फी की ओर बढ़ रहा था। उधर मारीन भी मर्फी को ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच जाती है, लेकिन जब सान की नजर उस पर पड़ती है तो उससे मरीन की जगह अपना वही मरा हुआ साथी दिखाई देता है। पागलपन और डर के असर में वह मरीन पर हमला कर देता है। मरीन पूरी ताकत लगाकर उसका सामना करती है और उसे घायल कर देती है। सान लगभग उसे खत्म करने ही वाला होता है कि तभी अचानक पीछे से जैक आकर उससे बेहोश कर देता है। जैक वही इंसान था जिसने सबको इस जगह पर पहुंचाया था। अब वह मर्फी पर शक का बहाना बनाता है और उसे नीचे एक एक्वेरियम रूम में बंद कर देता है। बाकी बचे 2 साथी भी जैक और मरीन के साथ मिलकर जहाज की मरम्मत करने लगते हैं। उनके पास अब कोई और विकल्प नहीं था। अगर जहाज ठीक न हुआ तो सब डूब जाएंगे। इसी दौरान मरीन अपने एक और साथी को ढूंढने निकलती है, लेकिन बच्ची की आत्मा फिर से उसके सामने आती है। इस बार उसे वह सच्चाई दिखाती है। वह साथी पहले पार्टी हॉल में गया था जहां सिंगर की आत्मा ने उसे बहकाया। मोह में पड़कर वह उसके पीछे ऊपर चला गया, लेकिन जैसे ही उसने उस पर भरोसा किया
सिंगर की आत्मा ने उसे धक्का दे दिया और वह गिरकर मर गया। अब मरीन के सामने केटी की आत्मा धीरे धीरे हाथ पकड़ उसे पूरा सच दिखाती है। 1962 की उस रात में जहाज के हर हिस्से में खून और चीखें गूंज रही थी। हर यात्री को अलग अलग तरीके से मौत के घाट उतारा गया था और उनमें कैटी भी शामिल थे। वह गैंग इस जहाज पर खजाने की तलाश में आई थी। आखिरकार सोने के बक्से तक पहुंच जाती है। सोने का नजारा देखकर सबकी आंखें चमक उठती हैं। लेकिन यहीं असली खेल शुरू होता है। उसी कमरे में प्रकट होती है वही सिंगर जिसने 1962 में आखिरी बार गाना गाया था। वह टीम के एक सदस्य को सेड्यूस कर लेती है। लालच और वासना के जाल में फंसकर वह आदमी अपने ही साथियों पर हमला कर देता है और उन्हें बेरहमी से मार डालता है। लेकिन सच्चाई ये थी कि सिंगर को उसकी वफादारी की परवाह नहीं थी। जैसे ही वह आदमी उसके लिए सबको खत्म करता है, वह सिंगर की आंखों में लालच झलकता है। वह मानने लगती है कि अब सारा खजाना सिर्फ उसी का है और अगले ही पल वह उसी आदमी को धोखा देकर मार डालती है। सिंगर को लगता है कि अब जहाज और सोना पूरी तरह उसी का है। लेकिन तभी परछाइयों से बाहर आता है असल खेल का मालिक, वह शख्स जिसने पूरे जहाज की तबाही का प्लान रचा था। वह बिना कुछ कहे केवल एक हल्का इशारा करता है और उसी इशारे के चलते सिंगर की मौत हो जाती है। यानी अब खेल पूरी तरह उसी आदमी के हाथ में था। इसी बीच केटी की आत्मा मरीन के सामने प्रकट होती है। वह उसे उस आदमी का असली चेहरा दिखाती है। मरीन सन्न रह जाती है। वह कोई और नहीं बल्कि जैक है। हाँ, वही जैक जिसने उन्हें सोना दिखाने का लालच देकर यहाँ तक पहुँचाया था। अब मरीन को साफ समझ में आ जाता है उसका साथी सान मर्फी बिल्कुल निर्दोष था। असल गुनहगार तो जैक है जो इंसान नहीं बल्कि एक दुष्ट आत्मा है। मरीन जैसे ही सान को बचाने के लिए एक्वेरियम रूम की तरफ दौड़ती है, उसे बहुत देर हो चुकी होती है। सान की मौत हो चुकी थी। उसके हाथ से तैरती हुई नीचे गिरती है वही फोटो जो जहाज के पुराने कप्तान ने दी थी। अब सारी गुत्थी खुल जाती है। जैक कोई इंसान नहीं बल्कि एक इविल स्पिरिट है। वह आत्माओं को अपने लिए इकट्ठा करता है, शायद किसी अंधेरी शक्ति या शैतान के लिए काम करता है। और यही वजह है कि वह इस जहाज पर हर किसी की जान लेना चाहता है ताकि उनकी आत्माएं उनके संग्रह का हिस्सा बन जाए। मरीन अब अकेली रह जाती है। वह अपने साथी से कहती है, जैक पर नजर रखना, मैं दूसरे को ढूंढने जा रही हूँ। लेकिन जब वो जहाज के नीचे पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि उसका दूसरा साथी पहले ही जैक का शिकार बन चुका है। इसी बीच जैक उस जगह पहुँचता है जहाँ मरीन का साथी उसकी निगरानी कर रहा था। दोनों में बहस होती है और फिर झड़प। गुस्से में मरीन का साथी जैक पर गोली चला देता है। वह समझता है कि जैक मर चुका है, इसीलिए वह वहां से निकल जाता है। अब मरीन जानती है कि इस जहाज से बाहर निकलने का केवल एक ही तरीका है, इसे हमेशा के लिए खत्म कर देना। वह जहाज के अलग अलग हिस्सों में बम लगाना शुरू कर देती है। हर कोने हर डेक में विस्फोटक फिट कर दिए जाते हैं। उसी समय उसका वही साथी जिसने जैक पर गोली चलाई थी उसके पास वापस आता है। मरीन का साथी उससे कहता है, हमें जहाज को उड़ाना नहीं चाहिए, अगर ये से बच गया तो शायद हम भी बच सकते हैं। लेकिन मरीन उसकी बात नहीं मानती। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था, नहीं, ये जहाज तबाह होकर ही रहेगा क्योंकि इसके भीतर अनगिनत आत्माएं कैद हैं। अगर इसे नष्ट नहीं किया गया तो जैक और भी लोगों को यहाँ फंसाकर लाएगा, उन्हें मारेगा और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इस जहाज में कैद हो जाएंगी। मरीन का साथी कुछ कह पाता उससे पहले ही उसका चेहरा बदलने लगता है और अगले ही पल सामने खड़ा होता है जैक, यानी उसने उसके साथी को भी धोखे से मार डाला था। जैक मुस्कुराता है और मरीन को कहता है, तुम और मैं एक जैसे हैं। जैसे तुम डूबे हुए जहाज इकट्ठा करती हो वैसे ही मैं आत्माओं को इकट्ठा करता हूँ। पहले मैं भी इंसान था लेकिन मैंने बहुत पाप किए और सजा के तौर पर मुझे ये काम सौंपा गया। अब मैं सोल कलेक्टर हूँ। मुझे आत्माओं की जरूरत है और इसके लिए ये जहाज ही मेरा औजार है। तुम इसे उजाड़ना चाहती हो लेकिन मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। जैक उसकी ओर बढ़ता है और उस पर हमला कर देता है लेकिन मरीन हिम्मत नहीं हारती। वह एक एरो उठाकर जैक के पैर में घोंप देती है। जैक दर्द से तड़प उठता है और उसी क्षण मरीन वही एरो रिमोट कंट्रोल की ओर निशाना साधकर मार देती है। रिमोट का बटन दबता है और जहाज के हर हिस्से में धमाका ब्लास्ट होने लगता है। मरीन खुद भी जहाज से कूद जाती है। पानी में गिरते ही चारों ओर आग और विस्फोट की लहरें उठने लगती हैं। पानी के भीतर मरीन फंस जाती है। उसके सांस टूटने लगती है। तभी उसके सामने प्रकट होती है वही छोटी बच्ची केटी। उसकी आत्मा मरीन का हाथ पकड़कर उसे ऊपर की ओर रास्ता दिखाती है। बहुत मशक्कत के बाद मरीन सतह पर पहुंचती है। वह देखती है कि जहाज ध्वस्त हो चुका है और उसके साथ साथ उसमें कैद सभी आत्माएं आजाद हो रही हैं। चारों तरफ उजाला फैल जाता है।
हर आत्मा स्वर्ग की ओर बढ़ने लगती है। उनमें केटी भी थी, जिसने आखिरी पल तक मरीन का साथ दिया। दरअसल बाकी आत्माएं जय की गुलाम बन चुकी थी, लेकिन केटी एक पवित्र आत्मा थी। वह गुलाम नहीं बन पाई और इसी कारण बार बार मरीन की मदद करती रही। आज उसी की वजह से सबकी आत्माएं आखिरकार आजाद हो चुकी थी। मरीन एक लकड़ी के बॉक्स के सहारे समुद्र में तैरती रहती है। काफी देर बाद उसे एक जहाज देख लेता है और ऊपर खींच लिया जाता है। बेहोशी की हालत में उसे अस्पताल ले जाया जाता है। जब वह होश में आती है तो देखती है उस जहाज का सारा सोना एक नए जहाज में लादा जा रहा है। सोना वही लालच का हथियार। जय की आत्मा अब भी जीवित थी और वह फिर से इसी सोने के सहारे नई आत्माओं को फंसाएगा, उन्हें मारेगा और हमेशा के लिए कैद कर लेगा। मरीन घबराकर सबको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन किसी को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता और तभी भीड़ में से गुजरता है वही शख्स जैक। वह मुस्कुराते हुए जहाज पर चढ़ जाता है। मरीन उसे देखती रह जाती है। उसकी चीखें किसी ने नहीं सुनी। तो यहीं पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और दमदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।